पास आ जाएगा shear stress and shear strain. shear stress and shear strain ये बेसिकली क्या कर रहा है, बता रहा है शेप में चेंज लाना, राइट। शेप में अगर हम क्या कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं किसी भी तरीके से, ना लेंथ में चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम में, शेप में चेंज आ रहा है, तो shear stress and shear strain. एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हमने नीचे से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। लेट्स से बुक है काफी मोटा सा, अब ऊपर पे अगर हम दबाने लगे या खींचने लगे तो इसमें लेंथ या वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लेकिन अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं, इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को पकड़ो और आगे की तरफ फोर्स लगाऊं, तो हल्का सा क्या होता है, शेप चेंज होता है। तो लेट्स से यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ए, तो इसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा ऐसे चेंज हो जाता है। लेट्स से ये वाला जो पार्ट, ये जो पार्ट है जितना आगे पहुंच गया, ये हो गया एक्स, ये वाली हाइट इसकी हो गई कितनी, वाई, और ये एंगल हो गया कितना, थीटा। तो यहां पे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, शेयर स्ट्रेन के, बस नाम बदल रहा है। यहां पे हम इसे लिखेंगे फोर्स डिवाइड बाय एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने हाइट का कितना पार्ट आगे गया, मतलब x डिवाइड बाय y, राइट। इस तरह से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, राइट। कांस्टेंट का टर्म है या नाम है एटा, राइट, इस सिंबल का नाम है एटा, इंटू एक्स बाई वाई, जहां पे एटा को बोला जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना रिजिड है, जितना ज्यादा रिजिड होगा उसका शेप चेंज करना उतना ही ज्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा, राइट, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कि जब ट्रक तुमसे दूर जा रहा है तो तुमने देखा होगा कि ट्रक के नीचे पे एक बड़ा सा रॉड होता है जो ऐसे घूमता रहता है, राइट, इस तरह का घूमता रहता है। अब वो जो रॉड है ना, तो वो होता क्या है कि आगे का जो पहिया होता है, आगे जो होता है उसके साथ कनेक्टेड होता है और वो पीछे के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है। जब इंजन ऐसे घूमता है, राइट, इस तरह से घूमता है, तो इसको क्या करता है, ऐसे घुमाता है, और जब ये ऐसे घूमता है तो पीछे वाले पहिए को क्या करता है, ऐसे घुमाता है, राइट। गियर्स बने होते हैं, जब ये ऐसे घूमेगा तो इस तरह से। अब जो ट्रक होता है बेटा काफी हैवी हो रहा है, राइट, उसको बहुत ज्यादा जो मास है या वेट है उसको लेके जाना पड़ रहा है। अगर ये रिजिड नहीं हुआ, सिंपल सा पतला सा रॉड तुमने लगा दिया, तो जब ये घूमेगा तो पिछले वाले पहिए को नहीं घुमा पाएगा, बल्कि खुद अपनी जगह से घूम जाएगा। तुम इमेजिन करो कि एक रॉड को पकड़ो और उतना रिजिड नहीं था, तुमने ऐसे क्या करते घुमा दिया। अगर तुम इसको क्या कर दोगे, घुमा दोगे, तो ना तो लेंथ में चेंज हो रहा है ना वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल, राइट, और ऐसे शेप में चेंज होगा और बीच से बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तुमने कभी ब्रेक किया इस तरह से किसी चीज, राइट, ऐसे घुमा घुमा के, इस तरह से घुमा के करते हैं तो बीच से बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे किसकी, राइट, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। और ये बताता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना वो रिजिड है। जितना ज्यादा वो रिजिड होगा, राइट, उसके लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहां पे अगर हम क्या करें देखें, तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू एटा, और x डिवाइड बाय y, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को हम tan थीटा से भी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा क्या, tan थीटा। यहां भी तुम्हें एक चीज और याद रखना है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो विस्कोसिटी को हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे किससे, शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। वहां पे हम क्या करेंगे, विस्कोसिटी को रिलेट करेंगे। तो तुम चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो, क्योंकि अगर तुमको ये याद है तो विस्कोसिटी आराम से पढ़ सकते हो, राइट। यहीं से हम रिलेट कर लेंगे किसको, विस्कोसिटी। तो सिंपल सा है, 3 टाइप का स्ट्रेस और 3 टाइप का स्ट्रेन। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बस उसमें यह बताना है कि किस टाइप का स्ट्रेस है और किस टाइप का स्ट्रेन है, राइट। इसको लिख लो पहले। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, ये सारी चीजें याद रखनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे हमारे पास क्या है, कुछ फिनोमेना, और हमें जानना है कि इनमें किस टाइप का स्ट्रेस या स्ट्रेन यूज्ड है। तो क्वेश्चन लिखना है, what kind of elasticity is used in पहला है सस्पेंशन ब्रिज, सेकंड है ऑटोमोबाइल टायर,
थर्ड है ऑटोमोबाइल ड्राइव शाफ्ट। नेक्स्ट है कॉइल स्प्रिंग। वाटर लिफ्ट पंप। एंड रबर हील्स। ड्राइव शाफ्ट तुम समझ सकते हो, अगर वो नहीं समझ में आया तो जवाब भी मैंने बताया है, राइट। जो क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है और इंजन को बाकी इंजन से कनेक्ट होता है एक शाफ्ट। शाफ्ट मतलब उस तरह का क्या बोलते हैं, रॉड, और बाकी को कनेक्ट करता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो स्टीयरिंग व्हील में जो शाफ्ट लगे होते हैं, रॉड लगे, तो तुम उसको भी समझ सकते हो, राइट, उसको भी इमेजिन कर सकते हो। स्टीयरिंग व्हील में जो रॉड होता है वो, है ना। सस्पेंशन ब्रिज, दो टाइप के ब्रिज होते हैं, राइट। दो टाइप का ब्रिज होता है, जिसमें एक ब्रिज ऐसा होता है जिसमें दो इस तरह के क्या होते हैं, पहले पिलर बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर पुल बनाया जाता है, राइट। और दूसरा इधर पे एक बनाया, इधर पे बनाया है, यहां से रस्सी कनेक्ट कर दी जाती है, फिर रॉड ऐसे लगाए जाते हैं और यहां से सस्पेंड किया जाता है ब्रिज को। तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज में ये जो यहाँ पे रस्सियां हैं उसको बताना है, वो फाइनल डेस्टिनेशन वाला ब्रिज याद है, हाँ वो याद होगा, राइट। इस तरह का देखा है दोनों या नहीं देखा है, दोनों टाइप के ब्रिज ऐसा। हाँ, किस किस टाइप का आ रहा है सस्पेंशन ब्रिज की, अगर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। मान लो इसमें कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल में अगर मैं बोलूं इस टाइप के पिलर ब्रिज में किस टाइप का, तो कंप्रेसिव। और अगर इसमें बात करें तो टेंसाइल, है ना। तो दोनों में लगना लॉन्गिट्यूडनल है, पर पिलर वाले में अगर तुम देखोगे तो तुम कह सकते हो उसका भी कौन सा पार्ट, कंप्रेसिव। और ये जो रॉड्स है यहाँ पे, इसमें टेंसाइल। तो जरूर हम चैप्टर के हिसाब से इसको बहुत ही जल्दी देख रहे इस तरह से, बट ये एक्चुअल जब हम क्या करते हैं, कहीं भी ब्रिज बन रहे होते हैं ये सारी चीजें, तो वो उसमें ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस टाइप का रॉड लगना है, किस टाइप का सीमेंट यूज होना है, कितना मोटा पिलर बनाना है, ये सारी चीजें क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है कि भैया पुल में जो गाड़ियां निकलने वाली हो, कितने वेट के निकलने वाले, किसको किसको अलाउ करने वाले, एक टाइम पे कितना निकल सकता है, उसके हिसाब से सारी चीजें क्या करनी होती है, ध्यान रखनी होती है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो यूज किया गया उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस बहुत कम है, थोड़ा सा भी एक ट्रक निकला ये बैठ गया, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इन जनरल अगर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल ऑटोमोबाइल टायर, कार वगैरह जो है तो इनके टायर्स जो होते हैं वॉल्यूमेट्रिक। जहां जहां पे फ्लूइड आएगा, फ्लूइड मतलब जो बह सके, लिक्विड एज वेल एज गैस, उसमें एक जगह पे दबाओगे तो प्रेशर हर तरफ से इक्वल इक्वल क्या होगा, वो हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहां पे क्या कहलाएगा, वॉल्यूमेट्रिक, पूरे वॉल्यूम में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। ड्राइव शाफ्ट, राइट, शेप चेंज होगा। मान लो ट्रक चलाना, उसमें क्या है, बिल्कुल पतला सा रॉड लगाया हुआ, ऐसे घुमाया किसी ने और वो शाफ्ट ही वहां से घूम गया, टायर अभी भी सीधा का सीधा है, तो क्या हो, शेप चेंज हो रहा है उसमें। तो ड्राइव शाफ्ट वगैरह में अगर हम क्या करेंगे, देखेंगे तो क्या यूज करेंगे, शेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर ऑप्शन में तो वो लगा सकते हैं। कॉइल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग कैसा होता है, दो टाइप का स्प्रिंग होता है, एक लीनियर स्प्रिंग और दूसरा कॉइल स्प्रिंग। ये हमारा क्या है, कॉइल स्प्रिंग। इसमें जब फोर्स लगाएंगे या खींचेंगे तो या तो ये कंप्रेस होगा या क्या होगा, एक्सपैंड होगा। याद करो बचपन में खिलौने वाले में चाबी भरी नहीं भरी, जब हम क्या करते हैं ऐसे चाबी भरते हैं तो ये क्या हो जाता है, छोटा सा हो जाता है, फिर ये अनकॉइल होना शुरू होता है। क्या लेंथ वगैरह इसमें चेंज हो जा रहा है, नहीं, शेप चेंज हो रहा है, राइट। जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स टेंजेंशियल लगता है उस चाबी में, क्या लिखेंगे, राइट। इसमें भी आएगा क्या, शेयर। वाटर लिफ्ट पंप, क्या लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक, राइट, इसमें लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक। रबर हील्स, लड़के एक्सपर्ट हील्स में, हील्स में लॉन्गिट्यूड। अरे लड़कियों को आंसर देने दो, उनको पता है लॉन्गिट्यूड। वाह, नहीं हो एक्सपर्ट तुम, स्लीपर ही पहनने वाले हो। कभी तुमने हील्स वगैरह अगर तुमने पहना है तो भैया कभी देखा है कि इस तरह से
हील्स खराब हो गई, क्या हो गया, छोटा हो गया। हमेशा क्या होता है, टूटता है। अरे ब्रेक हो जाता है ना, तो क्योंकि जब चल रहे होते हो तो फोर्स कैसा लगता है, टेंजेंशियल, तो वहां से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, डिपेंड करता है ना। हाँ, इसमें भी अगर बिल्कुल ही वो पूछना चाहे कि जब स्टैंड है, खड़े हैं, तो जरूर उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिव। पर हील्स खरीदा इसलिए नहीं कि बस एक जगह पे खड़े रहे, राइट, चलने के लिए। तो जब चलते हैं तो फोर्स टेंजेंशियल लगता है और वो क्या होता है, ऐसे ब्रेक हो जाता है, डिपेंड करता है उसमें। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, शेयर। चप्पल जूते के बारे में ध्यान रखो, क्या दिक्कत है, कर लिया, राइट। ये बिल्कुल हमारा क्या है, सिंपल सा पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, इसमें देखना है ग्राफ का, है ना। ग्राफ का 2-3 पॉइंट्स हमें इसमें और देखने, पहले इसको कर लो जल्दी से। हो गया ये, देखो। फिर नेक्स्ट हमें देखना है ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब ये ग्राफ ऐसा नहीं है कि किसी फॉर्मूले से तुम क्या करोगे, खुद से बना लोगे, राइट। ये सारे ग्राफ एक्सपेरिमेंटल है और ये सारे अलग अलग मटेरियल के लिए थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है, राइट। एग्जैक्टली सेम नहीं होगा और बिल्कुल ही डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, अलग होगा। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो रबड़ के लिए दिया हुआ है, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो बाकी जो ग्राफ होंगे बाकी मटेरियल के लिए वो सिमिलर टाइप के होंगे। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि अगर हम एक रबड़ को खींचना शुरू करें, तो पहले रबड़ है नॉर्मल अपने ओरिजिनल लेंथ में, फिर जैसे हम उसको खींचना शुरू करेंगे तो जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका लेंथ बढ़ता जाता है। फिर रिलीज करते हैं, वापस से छोड़ते हैं, वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, थोड़ा और खींचते हैं, छोड़ते हैं, वापस आ जाता है, राइट। जनरली ये होता है। तो जब तक हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं और ये वापस आ जा रहा है, या जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसमें स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ये अभी हुक्स के लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। बट तुम सबने एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम ऐसा आता है जैसा लगता है बस अब इसका लेंथ बढ़ चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगता है, जैसे लगता है पूरा खिंच गया। लेकिन अगर तुम और हल्का सा खींचो तो ये अभी और हल्का सा क्या होता है, खिंचता है। लेकिन अब तुम कितना फोर्स लगा रहे हो और वो कितना खींच रहा है, ये प्रोपोर्शनल नहीं रहे। पहले बिल्कुल आराम से जितना फोर्स लगा रहे हो उतनी खींच रहा है, जैसे जब फोर्स बढ़ाते जाओ वैसे वैसे उसका जो लेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। पर अब एक टाइम के बाद वो प्रोपोर्शनल नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, खिंच कम रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तुम फोर्स कम लगा रहे हो और अपने आप खींचना शुरू हो जाता है, राइट। ऐसा एक समय ऐसा आता है कि अगर तुमने एक लिमिट से ज्यादा इसको खींच दिया, अब जब वापस रिलीज करते हो तो वापस ओरिजिनल शेप में तो आता है, पर 100% ओरिजिनल शेप में नहीं आता, थोड़ा सा वो, राइट, बड़ा हो जाता है, लूज रह जाता है। ये तुमने बचपन में एक्सपीरियंस किया था मोजे के साथ किया नहीं किया, जब तुम मोजे को खींच के यहां तक पहन लेते हो तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मिटीज आ जाती है, वो है ऐसा होता है। इसमें भी तुमने क्या किया, देखा है कि जब तुम क्या करते हो, एक लिमिट से ज्यादा खींचते हो तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अगर कभी तुमने इसको सही तरीके से ऑब्जर्व किया हो तो तुमने एक चीज देखा होगा, ब्रेक होने से ठीक पहले, राइट, ब्रेक होने से ठीक पहले ऐसा तुमको रियलाइज होता है कि यार अगर मैं इसको नहीं भी खींचूंगा ना तो भी वो ब्रेक होगा, राइट। जहां से वो ब्रेक होने वाला रहता है वहां से वो डीकलर हो जाता है, राइट। अगर वो कलर है तो कलर हटने लगता है और वो बिल्कुल पतला सा हो जाता है। और पतला होने के बाद अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर तुम इसको छोड़ भी दोगे तो भी तुम उसको नहीं बचा सकते, वो ब्रेक होना ही होना है, राइट। एक लिमिट आता है जब अगर खींच किस तरह से जब ब्रेक होने वाला रहता है ना कि यार हाँ अब ये ब्रेक होने वाला है, बिल्कुल व्हाइट सा होता है, व्हाइटिश सा हो जाता है, कलर नहीं दिखता उसमें और बिल्कुल पतला सा होता है। अगर तुम उसको छोड़ भी दोगे, मतलब स्ट्रेस हटा भी दोगे, तो भी वो ब्रेक होगा ही होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को खींचने से लेके ब्रेक होने तक को हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में बना रहे हैं। पहले समझ लेना है फिर नोट कर लेना। तो जब हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ हम बना रहे हैं बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसमें एक साइड में हमने लिया है स्ट्रेस और एक साइड में हमने लिया है क्या, स्ट्रेन। कुछ ऐसा थोड़ा मोड़ा सा अलग सा ग्राफ होता है। इसमें ये पहला पॉइंट है O, अगला पॉइंट यहां पे है A, राइट। उसके बाद एक पॉइंट है इस तरह से B, एक पॉइंट C और एक पॉइंट D। जब तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें एक और पॉइंट दिखेगा E करके, राइट। वो C जो है वो रैंडम पॉइंट ले लिया है उसके बीच में, ऐसे वो रैंडम पॉइंट हम ऐसे बस यहां पे ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे, राइट। B को यहां पे ले रहे हैं। अब इसको हमने क्या कर दिया, इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। इतने पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमें समझना है कि कौन कौन सा रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रॉपर तरीके से इस ग्राफ को हम ऐसे लिख ले रहे हैं,
पहला पॉइंट है हमारे पास ओ से लेके ए तक। ओ से लेके ए तक अगर तुम ध्यान दो तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचा है, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ओ से ए, ये कहलाता है प्रपोर्शनल रीजन, राइट, ये कहलाता है प्रपोर्शनल रीजन। प्रोपोर्शनल रीजन वो है जहां पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। जितना तुम खींचोगे उतना ही लेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल रीजन वो है जहां पे जो हुक्स लॉ है वो क्या है, वैलिड है, राइट। जो हुक्स का लॉ है वो क्या है, वैलिड है। यहां तक बढ़ाओगे जितना फोर्स लगा उतना खींचेगा, यहां से रिलीज करोगे वापस यहां पे आ जाएगा। फिर अगला पार्ट है ए से बी तक, राइट। अभी मैं ओ से बी नहीं बोल रहा, सिर्फ और सिर्फ ए से बी बोल रहा हूं। ए से बी वो पार्ट है जहां पे, राइट, तुम जब खींच रहे हो तो उसका लेंथ बढ़ रहा है, बट ये प्रोपोर्शनल नहीं है। तुम कम स्ट्रेस लगा रहे हो, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज्यादा लगा रहे हो, स्ट्रेन कम हो रहा है, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो सेकंड है हमारा पॉइंट ए से बी तक, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रोपोर्शनल रीजन। नॉन प्रोपोर्शनल रीजन ये वो पॉइंट है जहां पे हुक्स का जो लॉ है वो कैसा है, इनवैलिड, राइट। ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है ना। अगर तुमने इसको क्या किया, खींचा, तो जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उसी के प्रोपोर्शनल में स्ट्रेन बढ़े, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ओ से लेके बी तक को ध्यान देना, यहां पे मैंने ए से बी तक को बोला है, अब मैं कह रहा पूरा ओ से लेके बी तक को। इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट कहने का मतलब यह है कि अभी तक ये मटेरियल इलास्टिक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल थे, यहां पे प्रोपोर्शनल नहीं है, बट मटेरियल अभी भी क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब हुआ कि बी पॉइंट तक तुम इसको खींच के छोड़ दो, वापस अपना ओरिजिनल शेप क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा, अचीव कर लेगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मोजे पहन सकते हो सही तरीके से, खराब नहीं हुआ है, राइट। तो इलास्टिक लिमिट हो गया। इलास्टिक लिमिट हो गया कि अगर यहां से व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड then object regains its original configuration, right। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अभी भी क्या कर सकता है, रिगेन कर सकता है, अचीव कर सकता है। अब इसमें जो पॉइंट बी है, राइट, जो बी पॉइंट है इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। मतलब ये वो लास्ट पॉइंट है जहां से जिसके बाद ये सरेंडर कर देगा, यील्ड कर देना, राइट, सरेंडर करना। बी पॉइंट वो है जिसके बाद ये सरेंडर करने वाला है कि भैया अब मुझसे ना हो पाएगा, अब इलास्टिक में नहीं रहा। ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद बी से सी वगैरह जो है ये नॉन इलास्टिक पॉइंट हो जाएगा, या हो जाएगा कि इसके बाद ये सरेंडर कर चुका है। मतलब ये हुआ कि आफ्टर पॉइंट बी, लेट्स से यहां पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया, यहां से जब तुम रिलीज करोगे तो वापस यहां पे नहीं आएगा, राइट। जब स्ट्रेस रिमूव करोगे तो इसमें स्ट्रेन यहां तक रह जाएगा। देखो यहां से रिमूव करोगे तो यहां तक ये रह जाएगा। स्ट्रेन क्या जीरो हुआ, नहीं। तो स्ट्रेन जीरो नहीं होता, इसको नाम दिया जाता है परमानेंट सेट। अगर यील्ड पॉइंट के बाहर पहुंच गए और यहां से लेके यहां तक में किसी भी पॉइंट पे तुम रिलीज करो, चाहे यहां से रिलीज करो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, अगर होगा ही होगा। तुम अगर रिलीज कर भी दो, तुम बी से सी के बीच में कहीं भी रिलीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहेगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसके बाद क्या होगा, ब्रेक होगा, राइट। तो हम बोलेंगे ये वो पॉइंट है आफ्टर विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुरंत खट से टूटे, यह एक्चुअल जाके ब्रेक होता है कहां पे, पॉइंट डी पे। तो जो पॉइंट डी है दैट इज नोन एज फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। ये वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होता है, ब्रेक होता है, राइट, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये है पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट एक्चुअली ब्रेक्स। अब समझो, जहां से टूटना शुरू हुआ और जहां पे जाके एक्चुअल टूटा, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस नेचर का है। तो दो टाइप के नेचर हमको क्या करने देखने। पहला,
टूटना शुरू हुआ पर टूटने में बहुत 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 टाइम लगा रहा है, बहुत टाइम के बाद टूटा वो, तो हम कहेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेंसाइल है, राइट? वो कैसा है? टेंसाइल। टूटना शुरू हुआ और तुरंत टूट गया, हम कहेंगे हमारा ऑब्जेक्ट ब्रिटल है, राइट? ब्रिटल, टूटना शुरू और तुरंत टूट गया, तुमने ये देखा भी होगा, राइट? टेंसाइल, खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, बिल्कुल खिंचता जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, टूटना शुरू हो चुका है पर एक्चुअल टूटने में काफी टाइम लगता है। तो यहीं से क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि पॉइंट सी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहां से ये दो टाइप के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा कि हम बोलेंगे इफ पॉइंट सी एंड डी आर अपार्ट, अगर बहुत दूर है तो जो हमारा मटेरियल होगा वो कैसा होगा? टेंसाइल। इसी तरह से हम बोलेंगे इफ पॉइंट सी एंड डी आर क्लोज, तो हमारा जो मटेरियल होगा वो कैसा होगा? ब्रिटल। क्लियर है ये? तो लगभग लगभग ग्राफ इस तरह के होते हैं, थोड़ा मोड़ा सब में अंतर आएगा ही, डिपेंड करेगा किस टाइप का मटेरियल है। क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस रहेंगे वो शायद ए और बी से क्या कर सकता है, पूछ सकता है या बोल सकता है कि इनमें से कौन सा ग्राफ हो सकता है, कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता। क्या ये पूरा क्लियर है? राइट? इसको क्या करना, लिखने में। इसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट और है, वो भी हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी से चलो देखो बेटा, एनसीईआरटी जब तुम रीड करोगे तो एग्जैक्टली यहीं तक सारी चीजें दी हुई हैं, बट क्वेश्चन जहां से आया हुआ है तो वो भी हम क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। इस टॉपिक को वर्क पावर एनर्जी के साथ भी क्या करता है, रिलेट करता है। मान लो हमने बोला कि मेरे पास क्या है, एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है L, मैं उसको धीरे धीरे खींचता गया, खींचते 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 डेल्टा L से इसका लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसको खींचने में कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है कि अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कितनी हुई होगी? जितना हमने वर्क किया होगा। इसको खींचने में हमने क्या किया, वर्क किया है। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि अगर इसका लेंथ डेल्टा L से चेंज हो जाए तो हमने कितना वर्क किया है, या पूछ लेगा कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। दोनों बराबर ही होगा, हम जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो हमें लिखना है, एक टॉपिक देखना है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ रॉड। अब इसको करना कैसे हो समझते हैं। मेरे पास क्या है, एक रॉड है, एक तरफ से फिक्स कर दिया हमने, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और F फोर्स लगा के खींच रहे। जैसे हमने इसको क्या क्या खींचा, इसका लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। और लेंथ चेंज हुआ है कितने से, डेल्टा L से। बट एक चीज समझना है, डायरेक्ट ये नहीं लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया सर, डेल्टा L फोर्स इतना लगाया है तो इतना वर्क डन होगा, नहीं। इसका जो लेंथ चेंज हुआ है डेल्टा L, वो डायरेक्ट चेंज नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे चेंज हुआ है। इमेजिन करो, मैं तुमको बता दे रहा हूं कि मान लो 1 मीटर का हमारे पास क्या है, रॉड, उसमें हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से 1 सेंटीमीटर का टोटल उसमें लेंथ चेंज हुआ है। हालांकि इतना ज्यादा होता नहीं, पर एग्जांपल के तौर पे 1 सेंटीमीटर। तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे पास 1 मीटर का रॉड था, फोर्स लगा और 1 सेंटीमीटर खिंच गया, वो धीरे धीरे चेंज हुआ है। पहले 1 मिलीमीटर का चेंज हुआ तो तुम्हारा रॉड का लेंथ हो गया 1 मीटर प्लस 1 मिलीमीटर। अब थोड़ी देर के लिए ये ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा, अब तुम इसको खींच रहे हो तो ओरिजिनल लेंथ क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर तुम खींच रहे हो, फिर 1 मिलीमीटर और बढ़ा, फिर 1 मिलीमीटर और बढ़ा, ऐसे करते 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 फाइनली ये जो लेंथ का चेंज हुआ है कितना हुआ है, 1 सेंटीमीटर का या 10 मिलीमीटर का, ऐसे करके चेंज हुआ। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना हुआ, राइट, तो वर्क डन इज इक्वल टू मैं लिखूंगा F डॉट dx का इंटीग्रेशन। बट फोर्स कितना, तो हम लिखेंगे F बाई A इज इक्वल टू Y, चेंज इन लेंथ x डिवाइड बाई L। और लेंथ का जो चेंज हुआ है उसकी लिमिट 0 से डेल्टा L तक। जो x है वो धीरे धीरे लेंथ चेंज हो रहा है, कहां था शुरू में, 0, अल्टीमेटली तुमने कितना चेंज कर दिया, डेल्टा L, तो इसकी लिमिट हो जाएगी x का 0 से डेल्टा L तक। पहले तो मैं यहां से क्या कर लू, फोर्स निकाल लू, तो फोर्स हो जाएगा क्या, YA बाई L इंटू एक्स। इसको उठा के यहां रख देंगे क्योंकि अलग अलग फंक्शन थे ना, उठा के रख देंगे यहां पे। तो हमने कहा कि भाई जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, YA बाई L, ये तो बाहर आ जाएंगे, राइट। इंटीग्रेशन करेंगे जो लेंथ का चेंज हो रहा है, राइट, x मल्टीप्लाइड बाई dx, x मल्टीप्लाइड बाई dx। x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से डेल्टा L तक। बिल्कुल पहले शुरू में एक भी स्ट्रेच नहीं था और बाद में टोटल कितना चेंज हो गया, डेल्टा L का। तो YA बाई L बाहर निकलेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे तो
डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया हाफ, राइट, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, राइट, डेल्टा एल का स्क्वायर। अब ऐसे हम इसको याद नहीं रखते, इसको याद रखने का थोड़ा हम क्या कर रहे हैं, तरीका चेंज कर रहे हैं। तरीका ये है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और लेंथ से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया और लेंथ से डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से जो a इंटू एल है वो हो जाएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हमने दे लिया है, तो हमने लिखा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। जनरली हम ये फॉर्मूला याद रखते हैं, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या क्या बच गया है, हाफ बचा है, y बचा है, और एल स्क्वायर बचा और डेल्टा एल स्क्वायर। तो डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन। तो हम लिखेंगे वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ वाई मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन का स्क्वायर। या तो तुमको ये फॉर्मेट क्या करना है, याद रखना है, या याद रखने का एक और फॉर्मेट है, सीधा सीधा क्वेश्चन ही आया हुआ है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने लिखा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमारे पास था हाफ, राइट, वाई डेल्टा एल बाई एल अलग लिख दिया और डेल्टा एल बाई एल अलग देख लिया। देखो डेल्टा एल बाई एल स्क्वायर था, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ। अब अगर तुम क्या करो, ध्यान दो, तो हमने सीखा है एफ बाई ए इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई एल, ये होता है तो, और एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस, एफ बाई ए क्या है, स्ट्रेस। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, स्ट्रेस, और इसकी जगह पे स्ट्रेन। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि भाई वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। जो फॉर्मेट तुमको आसान लगे तुम उसको क्या कर लो, याद रख लो, हाफ वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर तुम उसको चाहो, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन तुम इसको चाहो। मुझे ये याद रहता है। अगर ऑप्शन में कुछ हिस्से से है तो हम इसको थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई करके ला सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आंसर हो। अगर क्वेश्चन पूछा कितनी एनर्जी स्टोर हुई है पर यूनिट वॉल्यूम, तो भी आंसर यही होगा, कितना वर्क डन हुआ है, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला निकाला है वो क्या निकाला है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, हाफ आएगा ही आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही कि एक स्प्रिंग को जब हम क्या करते हैं, एक्स डिस्टेंस तक खींचते हैं तो एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर लगता है। तुमको लग रहा होगा सर के एक्स फोर्स लगता है, एक्स खींचा है तो के एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं था। कितना था, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कुछ सिमिलर वैसे ही यहां पे आता है। क्लियर है ये? तो ये भी तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है, लिख लो इसे भी। क्या आना चाहिए था ग्रेविटेशन पर, वो कहां पे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद। ठीक है, तो वर्क डन के लिए पूछे चाहे एनर्जी स्टोर के लिए पूछे, सिंपल सा वही फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, उतनी ही एनर्जी स्टोर होगी जितना हमने वर्क किया उसमें। राइट, एक टॉपिक मैं और बता दे रहा हूं, बट ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन की शांति के लिए, पॉइजंस रेशियो, क्योंकि तुम बहुत दिमाग खाते हो, बट ध्यान रखना है ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, जिसकी वजह से मैं गारंटी दे रहा कि इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट मुझे पता है तुम दिमाग खाओगे। रीजन इधर उधर के जब तुम मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें कई बार ये मेंशन रहेगा, ये कई बार इस तरह से चीजें मेंशन होती है। इसलिए पहले एम्स का जब एग्जाम होता था तो एम्स में क्या करता था, पूछता था, राइट, बहुत पूछता था, बट अब एनसीईआरटी बेस्ड है तो वैसे भी तुम्हारा पूरा फोकस किस में रहना चाहिए, एनसीईआरटी के टॉपिक में। हाँ, मिल गया समय तो पढ़ो इधर चीजें। मैंने तुमको अभी बताया कि अगर हम एक रॉड को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो रॉड में जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है वो थोड़ा मोड़ा होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि वॉल्यूम में एरिया में ज्यादा कोई चेंज, लेकिन अगर तुम इसको बहुत ज्यादा खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है एरिया भी चेंज होगा। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, एक रॉड है या सिलेंडर है, जैसा भी तुम इसको कंसीडर करना चाहो कंसीडर कर सकते हो। ये हमारा क्या था, इसका ओरिजिनल लेंथ, राइट, ये उसका ओरिजिनल है। इसमें बोल दिया कि भाई इसका जो डायमीटर है शुरू में वो कितना है, डी, और जो शुरू में लेंथ है वो कितना है, एल। फिर हमने इसमें क्या किया, फोर्स लगाया और खींचा। जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका डायमीटर या एरिया क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम उतना ही है। तो लेट्स से जब हमने इसको क्या किया, खींचा, तो ये इस तरह से हो गया, राइट, इस तरह से।
इसमें जो लेंथ का चेंज हुआ वो हो गया कितना, डेल्टा एल, और बाद में जो डायमीटर हो गया लेट से वो कितना हो गया, स्मॉल टी। राइट, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो जो पॉइजंस रेशियो लिखा जाता है, अलग अलग टाइप के सिंबल्स इसका यूज कर सकता है कहीं भी, वो लिखा जाता है अल्फा बाय बीटा के बराबर। जहां पे मैं बता दे रहा अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा कहलाएगा लैटरल स्ट्रेन। राइट, लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन का कहने का मतलब है कि भाई इसका जो डायमीटर वगैरह कम हुआ है वो कितना कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी, जो कि ऑब्वियसली आएगा किसमें, माइनस में। तो लिखेंगे स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी डिवाइड बाई ओरिजिनल। और जो बीटा है ये कहलाएगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो निकालेंगे किससे, डेल्टा एल बाई एल से। तो दोनों स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो कहलाता है क्या, पॉइजंस रेशियो। जहां तक है कहीं कहीं पे के वगैरह से इसको क्या किया गया है, डिनोट किया गया। अब अगर तुम इधर उधर के मॉडल पढ़ोगे तो बहुत पहले क्या करता था, पॉइजंस रेशियो में, यंग्स मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस में और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इनके बीच में घुमा फिरा के इधर उधर से करके क्या है, कई फॉर्मूले बनाए हैं। मेरे हिसाब से उसको बिल्कुल भी तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, कोई वो नहीं, तुम याद कर भी नहीं पाओगे, कंफ्यूजन होगा, बिना डेरिवेशन के कैसे देख पाओगे, और वो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पहली चीज एनसीईआरटी में नहीं है, दूसरा ये चैप्टर ही अपने आप में बिल्कुल छोटा है, इसके अलावा तुम बहुत सारी चीजें जो इस पर फोकस कर सकते हो। तो मैंने क्लियरली बता दिया है कि भैया जिसको पढ़ना है वही पढ़े, अदरवाइज लिख दिया मैंने कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। क्लियर है ये है तुम्हारा क्या, इलास्टिसिटी का टॉपिक। अब इसमें मैंने तुमको न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुमको करना नहीं है। मैंने नहीं कराया क्योंकि यार बार बार वही एफ बाई ए वही है, बार बार नाम इस तरह से। तो करना क्या है तुमको, करना तुमको ये है कि मैं तुमको सेंड कर रहा है एक डीबीपी जो पूरा का पूरा किस पे है, इलास्टिसिटी पे। इसमें करीब 20 to 21 ऐसी कुछ अराउंड 20 क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चंस को तुमको सॉल्व तो करना ही है, पर कहां कर लेना है, कॉपी में। तो आज के ही तुम्हारा ये काम होना चाहिए, कॉपी में सारे सॉल्व करके लिख लेना है, जो भी डाउट वगैरह होगा हम क्या करेंगे, कल क्लियर कर लेंगे। और ये टॉपिक अपने आप में टोटल क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इस पे एक क्वेश्चन जरूर है जिसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कहां पे, थर्मल एक्सपेंशन में, क्योंकि इसी को मिला के बनाया हुआ है थर्मल एक्सपेंशन। तो ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं आएगा, ये एक तरीके से सपोर्टिंग रोल में रहेगा, काम करेगा इलास्टिसिटी वाला टॉपिक। राइट, इसको किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, मिक्स करके देखेंगे। तो तुम्हारा काम यही रहेगा कि डीबीपी का क्या है, इतना पार्ट सॉल्व करके इसमें लिख लेना है। क्लियर है ये, ठीक। ये हो गया तुम्हारा इलास्टिसिटी वाला पार्ट। कुछ 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जब फ्लूइड मैकेनिक्स चालू होगा, तो फ्लूइड मैकेनिक्स काफी बड़ा टॉपिक है बेटा, काफी लेंथी टॉपिक है। तो उसको शुरू करने से पहले तुम ये कोशिश करो कि बाकी जितनी चीजें सबको निपटा लो, सबको खत्म कर लो। राइट, बाकी सारी चीजें तुम आराम से निपटा लो, सारे खत्म कर लो, क्योंकि जब फ्लूइड मैकेनिक्स चालू होगा तो तुमको उसको पूरा का पूरा फोकस, पूरा इंटायर प्रैक्टिस तुम्हें फ्लूइड मैकेनिक्स में रखना पड़ेगा। करीब 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। इजी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये वो टॉपिक है जो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज तक में क्या करता था, परेशान करता था। तो इजी नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे तो एडवांटेजेस होगा। अब यहां पे तुम्हारे लिए फायदे वाली बात क्या, वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सब पढ़ रहे हैं, राइट, एनएलएम सब पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक सब पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको आसान लग रहा है। आसान लगने का कारण क्या है, 11 कभी पढ़ा नहीं, पहली बार बोर्ड के चक्कर में 12th पढ़ा, तो जो भी पढ़ा उनको लग रहा है हाँ हमको आता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक से आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन नहीं आता है। तुम पीवाईक्यू उठा के देख लो, हमेशा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो ही बनेगा। ये जो टॉपिक रोटेशनल मोशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इसको या तो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि लेंथी चैप्टर यार कौन पढ़ाए, टीचर भी छोड़ देते हैं, राइट, बच्चा भी छोड़ देता है, या फिर बिल्कुल लास्ट में जाके खाना पूर्ति के हिसाब से 2 या 3 दिन में इसको कंप्लीट करा दिया जाता है। बेटा चैप्टर इतना बड़ा है कि अगर मैं इसको पूरा डिफाइन करना चाहूं तो मैं बोलूंगा 2 पार्ट में, एक हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स का पार्ट, दूसरा होगा सरफेस टेंशन का पार्ट। कल मैं पूरा लिखाऊंगा। हाइड्रोस्टैटिक में 2 चीजें पढ़नी है, प्रेशर एंड बायोन्सी फोर्स, दोनों को 2-2 दिन लगेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स में 2 चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा पढ़ना है बार्नौलीज प्रिंसिपल। बार्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर में कम से कम 3-4 अलग अलग प्रिंसिपल तुम पढ़ लोगे और अलग अलग इफेक्ट, राइट। इसके बाद तुम सरफेस टेंशन पढ़ोगे। सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज, एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट, एक्सेस प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, राइट, और ना जाने सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक।
इतने टॉपिक को अगर 3 दिन में डाल दिया जाए तो तुम समझ सकते हो इसका सत्यानाश होना ही होना है। तो यहां पे हमारे लिए एडवांटेज वाला पॉइंट ये, आधे से ज्यादा लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ा नहीं रहे, तो इसको पढ़ना है। और सही से पढ़ लोगे ना तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। ऑलरेडी उनको पता है कि यार टॉपिक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो टफ क्वेश्चन पूछने के चांस कम रहेंगे। सही से पढ़ लिया, टॉपिक फैमिलियर है तो तुम बना ले जाओगे। तो भूल के भी इसको छोड़ना नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको शुरू होने से पहले सारी चीजें तुम अपना फिनिश करके रखो। मैक्सिमम 1 दिन का टाइम और ले सकते हो, क्योंकि यार जिस दिन हम टॉपिक शुरू करेंगे एग्जैक्टली उसी दिन से प्रैक्टिस करना शुरू नहीं होगा। तो 1-2 दिन का टाइम है। रही बात टेस्ट का कि टेस्ट का अपने को क्या करना है, तो टेस्ट का मैं टाइम तुमको लिखा दे रहा, टॉपिक लिखा दे रहा, ये जरूरी है। इसको तो क्या करना, तुरंत नोट ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है।